सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, जो पिछला टॉपिक है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। उसी से संबंधित अगला भी टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम है गर्भकालीन विषाक्तता यानी कि टॉक्सिमा ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब जटिलता बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये इसको कहते हैं टॉक्सिमा ऑफ प्रेगनेंसी। और इसमें जो है डॉक्टर्स को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक, कि मतलब कि जो है और उसके कुछ लक्षण होते हैं, उस लक्षण को भी हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से लक्षण हैं टॉक्सिमा ऑफ प्रेगनेंसी में, गर्भकालीन विषाक्तता में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये अभी फिलहाल जो है चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। रक्त में विष का समाहित होना। विषाक्तता का अर्थ है रक्त में विष का समाहित होना। ठीक है, विषाक्तता का अर्थ है रक्त में विष का समाहित होना। अब ये मत समझिएगा कि जो है डायरेक्ट विष जो है रक्त में चला जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि मतलब कि इसमें ऐसे कंडीशन बन सकते हैं कि मरीज और जो अंदर पल रहा बच्चा होता है उसके जान को भी खतरा हो सकता है। जो है गर्भवती महिला को कोमा में भी जाना पड़ सकता है जब ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो। ठीक है, ये हार्मोनल चेंज की वजह से भी हो सकता है, या जो अपनी लापरवाही है, सही से अगर मरीज की देख रेख न की जाए, सही से देख रेख न की जाए तो भी ये समस्या आ सकती है। ठीक है, तो ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। तो फिलहाल जो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। थोड़ा सा एक ओवरव्यू होना चाहिए हर चीज़ के बारे में, ठीक है, बिना ओवरव्यू के जो है चैप्टर कंटिन्यू करना क्या होता है, बोरिंग हो जाता है मामला। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। फिर अब देखिए थोड़ा सा आसान लगने लगेगा, क्योंकि आपका माइंड सेट जो है उस तरफ भागेगा जिस तरफ मैं ले जाना चाह रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, विषाक्तता का अर्थ है रक्त में विष का समाहित होना। गर्भकालीन विषाक्तता एक गंभीर समस्या है, क्योंकि यदि गर्भवती स्त्री को रोग एक बार लग जाता है तो उसके हर बार गर्भाशय में के वक्त शिकायत रहती है। ठीक है, देखिए विषाक्तता का अर्थ है कि विष का समाहित होना, मतलब कहने का मतलब कि कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो और गर्भकालीन विषाक्तता एक गंभीर समस्या है, क्योंकि यदि गर्भवती स्त्री को एक बार अगर रोग लग गया तो उसे हर बार गर्भावस्था में यह जो है शिकायत रहती है, उसे टॉक्सिमा ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि गर्भकालीन विषाक्तता की शिकायत रहती है। देखिए यह समस्या जो है 4 से 5 माह से प्रारंभ होती है। कब से कब होती है? 4 से 5 माह तक प्रारंभ होती है। देखिए एक एक जो है शब्द पे ध्यान देना है, एक एक शब्द को ध्यान दे चलना है, एक एक लाइन को ध्यान दे चलना है, तभी जो है पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एकदम बायोलॉजी के स्टूडेंट की तरह पढ़िए, ठीक है, कि कब ऐसी विषाक्तता आ सकती है। तो 4-5 जब महीने का हो जाएगा बच्चा, मतलब कि तब होने की संभावना होती है। अब देखिए एक होती है तीव्र विषाक्तता, एक होती है दीर्घकालीन विषाक्तता। तीव्र मतलब कि बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, बहुत जो है मरीज की हालत ख़राब करने वाली होगी। और दीर्घकालिक मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा दिन तक, ठीक है, चलने वाली टॉक्सिमा होगी, यानी विषाक्तता होगी। तीव्र विषाक्तता क्या है? यह सामान्यतः गर्भावस्था के 24वें सप्ताह से प्रकट हो जाती है। इसमें 2 अन्य अवस्थाएं होती हैं, प्री एप्लेक्सिया, ठीक है, और एक्लेप्सिया। ठीक है, कौन सा होता है? 24वें सप्ताह से शुरू होने के चांस होता है। ये देखिए सप्ताह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक प्री एक्लेप्सिया में और एक एक्लेप्सिया में। ठीक है, तो और दूसरा क्या है? दीर्घकालीन विषाक्तता, ठीक है, क्रोनिक टॉक्सिमा। तो क्रोनिक टॉक्सिमा क्या है? यह लंबे समय तक चलने वाली रक्त परिवहन बीमारी है। रक्त परिवहन बीमारी है, रक्त से संबंधित बीमारी है। इसमें अक्सर रक्तचाप बढ़ा हुआ रहता है, मतलब कि बीपी जो है बढ़ा हुआ रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तथा तीव्र विषाक्तता के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। और तीव्र विषाक्तता के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। देखिए घबराने की बात नहीं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। जब पूरे टॉपिक को कवर करेंगे तो एकदम जो है आपके माइंड सेट में बैठ जाएगा कि विषाक्तता क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बना के बैठना रहेगा, क्योंकि मैं हर बात एक ही बात तो बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन ही चलना पड़ेगा और थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, इस स्थिति में गर्भावस्था में पहले से ही उच्च रक्तचाप की उपस्थिति रहता है। इस स्थिति में गर्भावस्था में पहले से ही उच्च रक्तचाप की उपस्थिति रहती है। किसमें? दीर्घकालिक विषाक्तता में। ठीक है,
इसमें एक बार जान लीजिए कि इसमें बीपी वाला मैटर होता है दीर्घकालिक विषाक्तता में। ठीक है, चलिए चार्ट के माध्यम से विषाक्तता के प्रकार को पढ़ लेते हैं। एक तीव्र है, एक क्या है, दीर्घकालिक है। तीव्र है क्या है, एक क्या है, दीर्घकालिक है। देखिए तीव्र में बता चुके हैं अभी कि एक प्री एक्लेप्सिया था और एक एक्लेप्सिया था। ठीक है, अब एक्लेप्सिया में भी दो हैं, एक बेहोशी वाला है माने कोमा में जा सकती है, एक ऐंठन है। ठीक है, ठीक है, कन्वल्यूजन इसको बोलते हैं। और इसमें इसमें अगर प्री एक्लेप्सिया में देखा जाए तो मूत्र में प्रोटीन का विसर्जन और सूजन। ठीक है, सूजन आ सकता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो तीव्र एक्यूट है उसके पढ़ चुके हैं, दो पार्ट में बटा हुआ है, प्री एक्लेप्सिया में और एक्लेप्सिया में। प्री एक्लेप्सिया का पार्ट है मूत्र में प्रोटीन का विसर्जन। देखिए प्रोटीन का विसर्जन होता जाता है लेकिन एक लिमिट से जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसको दिखाना पड़ेगा डॉक्टर से। और सूजन। और एक्लेप्सिया में क्या है, बेहोशी और ऐंठन। ठीक है, अब दीर्घकालिक में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, दीर्घकालिक में आते हैं। तो दीर्घकालिक में क्या है, देखिए उच्च रक्तचाप है, हाइपरटेंशन है और गुर्दे की बीमारी, यानी कि किसकी बीमारी, किडनी की। ठीक है, किडनी की बीमारी। ठीक है, तो मतलब कि मतलब कि दीर्घकालिक में उच्च रक्तचाप हो सकता है और किडनी की बीमारी हो सकती है। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा सा अलग हटके है, सब में नहीं होता है और थोड़ा जो है क्या है, ये ज़्यादा डेंजरस है जो हम लोग पिछला पढ़े हैं जटिलता उससे। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, टॉक्सिमा का नाम दिया गया है। चलिए अब प्री एक्लेप्सिया पे आते हैं। ठीक है, चलिए यह विकार गर्भावस्था में ही दिखाई देता है, गर्भावस्था में ही दिखाई देता है। 30 वर्ष से अधिक आयु की स्त्री हो, मोटी स्त्री। ठीक है, 30 वर्ष की आयु के अधिक हो, मोटी स्त्री है तथा उन गरीब स्त्रियों में हो सकता है जिनका गर्भावस्था में उचित देखभाल न हो रहा हो। प्री एक्लेप्सिया का विकार किसमें हो सकता है, जिस 30 वर्ष की आयु अधिक जो है 30 वर्ष से अधिक आयु की स्त्रियों में हो सकता है, मोटी स्त्रियों में हो सकता है, उन गरीब स्त्रियों में हो सकता है जिनको जो है गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल न हुआ हो। ठीक है, यदि गर्भ में जुड़वा बच्चे हों तो यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर गर्भ में जुड़वा बच्चे होते हैं तो क्या होती है, यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जान गए हैं किस किस में उस स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब जानते हैं कि लक्षण क्या क्या है, प्री एक्लेप्सिया के लक्षण क्या क्या हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। चलिए तो इसमें क्या क्या लक्षण हैं देखते हैं। ठीक है, लक्षण इसके क्या क्या हैं ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो लक्षण देख लीजिए, अत्यधिक वजन बढ़ना। क्या होगा, अत्यधिक वजन बढ़ना। सामान्य गर्भावस्था में वजन की वृद्धि लगभग 12 किलोग्राम होती है। सामान्य गर्भावस्था में जो वजन बढ़ता है वो लगभग जो है 12 किलो बढ़ता है। कभी कभी प्रारंभिक अवस्था में अत्यधिक वमन यानी कि अधिक उल्टी के कारण जो है वजन घट भी जाता है। ठीक है, 12वें सप्ताह के बाद वजन की वृद्धि प्रति सप्ताह 0.5 किलोग्राम यानी कि लगभग आधा किलो होती है, वृद्धि होती है। मतलब क्या, 12वें सप्ताह के बाद जो है लगभग आधा किलो जो है हर सप्ताह बढ़ता रहता है। परंतु प्री एक्लेप्सिया में वजन जो है बढ़ रहा हो तो डॉक्टर से जांच करवाना आवश्यक होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि वजन जो है क्या है, अगर बहुत तेज़ी से वृद्धि कर रहा हो तो डॉक्टर से जांच करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, क्या वजन की बात हो रही है, किसमें, प्री एक्लेप्सिया के केस में जो है वजन बढ़ता है। दूसरा क्या लक्षण होता है इसका, दूसरा लक्षण होता है कि सूजन। क्या होता है, सूजन। सामान्य गर्भावस्था में गर्भाशय के भार से पैर की शिराओं का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जब सामान्य गर्भावस्था होती है तो गर्भाशय में भार जो है किस पे पड़ता है, पैर के शिराओं पे, मतलब कि नसों पे पड़ता है और पैरों में सूजन आ जाती है। अब समझ में आया होगा कि पैरों में सूजन क्यों आ जाती है। तो देखिए जब बच्चा वृद्धि करता है तो एक्स्ट्रा वजन लेके आता है और दूसरा आपका वजन बढ़ भी रहा होता है, एक जो है आधा किलो प्रति सप्ताह के हिसाब से। तो जो वजन बढ़ेगा तो लोड किस पे पड़ेगा, पैरों पे पड़ेगा। तो पैरों की शिराओं में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। इसलिए जो है क्या होता है, सूज जाता है। यदि सुबह बिस्तर से उठते समय भी सूजन दिखाई दे तथा मुंह ऊपर सूजन हो तो प्री एक्लेप्सिया का संकेत समझकर डॉक्टर से जांच कराना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, अगर जो है सूजन सुबह सुबह दिखाई दे रहा हो और
सूजन जो है किस पे आ गया हो, चेहरे पे भी आ गया हो, तो जो है जांच करानी चाहिए। आगे देखते हैं, रक्तचाप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रक्तचाप, हाइपर टेंशन। ठीक है, देखिए अगर 130 से 80 से भी अधिक बढ़ जाने पर प्री एक्लेप्सिया का संकेत मानना चाहिए। देखिए नॉर्मल कितना होता है? 120 80 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 130 तक अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि बीपी बढ़ता ही बढ़ता है जब बच्चा गर्भ में होता है, ठीक है। लेकिन अगर इससे भी ऊपर जाता है मामला, तो क्या करना चाहिए? बोलिए, एक्लेप्सिया का संकेत मानना चाहिए। रक्तचाप बढ़ने पर सिर में भयंकर दर्द होता है, वो तो होता ही है, सामान्य रक्तचाप बढ़ता है तो भी होता है, चक्कर आने लगता है, अचानक उल्टी होने लगती है, आंखों के सामने बिजली से कौंधने आदि के लक्षण प्रकट होते हैं। इस केस में क्या करना चाहिए? शीघ्र जो है डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है। इस स्थिति में क्या करना चाहिए? शीघ्र जो है डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है। चलिए, मूत्र में प्रोटीन क्या है? ये मूत्र में प्रोटीन। देखिए प्रोटीनूरिया एक खतरनाक स्थिति है जो अक्सर प्री एक्लेप्सिया के कारण होता है। प्रोटीनूरिया क्या है? वही मूत्र में प्रोटीन की बात हो रही है, उसी प्रोटीनूरिया कहते हैं, ठीक है। एक क्या है? खतरनाक स्थिति है जो अक्सर प्री एक्लेप्सिया के कारण होता है। प्रोटीनूरिया के कारण जो है मूत्र में अन्य संक्रमण तथा गुर्दों की बीमारी भी हो सकती है, ठीक है। देखिए मूत्र कहाँ से छन के आता है? गुर्दे से आता है। तो जब प्रोटीन की मात्रा अधिक आ रही है तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं गुर्दा हमारा सही से काम नहीं कर रहा है, या गुर्दे पे इफेक्ट पड़ सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। सामान्य अवस्था में 24 घंटे में, सामान्य अवस्था की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, सामान्य अवस्था की बात हो रही है, 24 घंटे में 150 मिलीग्राम से कम निष्कासन होता है। किसका? प्रोटीन का, सामान्य अवस्था में, ठीक है। अब जब इससे अधिक प्रोटीन निष्कासन होने पर प्री एक्लेप्सिया का लक्षण मानकर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर 24 घंटे में 125 मिलीग्राम से अधिक निकल रहा है प्रोटीन आपके मूत्र के मूत्र के द्वारा, तो क्या करना चाहिए? इसमें जो है डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है। अनेक बार लगातार वमन, माने कि अनेक बार लगातार उल्टी, ठीक है। गर्भावस्था में सुबह जी मिचलाना तथा कभी कभी वमन होना सामान्य लक्षण है। इस चीज़ को तो बता चुके हैं कि जो है शुरू में बॉडी क्या समझती है? बॉडी ये समझती है कि अरे ये हमारा जो है बच्चा जो नया आया हुआ है, ये जो है वेस्ट मटेरियल है, उसको निकालना चाहती है। उस हिसाब से जो है क्या होता है, मुंह के थ्रू नहीं निकलेगा, मतलब कि एडजस्ट नहीं कर पाती है। अब लेकिन जब जान जाती है कि नहीं ये तो हमारे अंग पार्ट है, तो क्या करती है? धीरे धीरे एडजस्ट करने लगती है। तो इसलिए 3 महीने के बाद क्या हो जाता है? उल्टी बंद हो जाता है। लेकिन ये सामान्य लक्षण बात, कभी कभी महिला को क्या होता है, 9 महीने लगातार उल्टी होती है। उस केस में जो है डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और क्यों? उसमें क्या होता है, पोषण नहीं मिल पाता है बच्चे को भी और माँ को भी। जब उल्टी खा के उल्टी ही कर देगी तो क्या पोषण मिलेगा? खाक, ठीक है। परंतु दिन में अनेक बार वमन होने पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। देखिए वही केस आ रहा है, और बहुत लगातार उल्टी हो रही है तो क्या करनी चाहिए? डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसके अनेक लक्षणों में सिर दर्द भी है, वमन यानी उल्टी भी, आलस से आ जाएगा, धुंधला दिखाई देने लगता है, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ये वही सब चीज़ें हैं जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि क्या हो सकता है? राइजिंग ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। जब 130-80 से ऊपर हो जाएगा तो डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है। राइजिंग ऑफ जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा एवं नॉर्मल, ये क्या है? नॉर्मल से वो हो जा रहा है, ठीक है। सडन वेट इंक्रीजेज, ठीक है, पर सप्ताह जो आधा किलो बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इससे अधिक बढ़ने लगे, सडनली बढ़ जाए, तो जो है डॉक्टर से चेकअप की जरूरत पड़ सकती है। प्रोटीन इन यूरिन, अभी पढ़े हैं कि जब प्रोटीन इन यूरिन हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे? प्रोटीनूरिया कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटीनूरिया कहेंगे। 24 घंटे माने कि एक दिन में 150 मिलीग्राम से अधिक आ रहा है, ठीक है, मिलीग्राम से अधिक आ रहा है तो जो है चेकअप की जरूरत पड़ सकती है। बर्डन ब्लर विजन, मतलब कि आंखों से सही दिखाई नहीं देना है, इरिटेशन होना, बिजली की तरह नहीं बताते कि बिजली की तरह चमकने लगेगा, ठीक है। और स्वेलिंग फेस, हैंड एंड फीट, स्वेलिंग फेस हो जाएगा, चेहरा सूज जाएगा। देखिए चेहरा सूज गया है, ठीक है, हैंड सूज जाएगा, फीट सूज जाएंगे, ये सूज जाएगा, ठीक है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होने लगेगा। तो क्या बन सकता है? ये केस जो है क्या बन सकता है?
रक्त विषाक्तता माने सॉरी गर्भावस्था में विषाक्तता का कारण बन सकता है, यानी कि टॉक्सिमा ऑफ प्रेगनेंसी का केस बन सकता है। देखिए यहाँ पे अगर बेहोशी जैसा स्थिति बन जाए, ठीक है, सीजनिंग या कोमा, ठीक है, ऐसी स्थिति बन जाए तो भी क्या हो सकता है, जो है टॉक्सिमा ऑफ प्रेगनेंसी का केस बन सकता है। इसमें जो है डॉक्टर की सलाह लेना बहुत क्या है, जरूरी है। चलिए अब आते हैं इसके उपचार पे। किस पे आते हैं, उपचार पे आते हैं। अब देखिए उपचार में क्या है, ठीक है, गर्भवती स्त्री को बिस्तर पर पूर्ण आराम करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये आप डॉक्टर भी कहेगा यही बात, आप भी जान गई, कैसे जान गई, डॉक्टर भी पढ़ा है और आप भी पढ़ रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इसी क्षेत्र में काम करना है, इस फील्ड में काम करना है, तो जानकारी बहुत ज़रूरी है कोर्स के हिसाब से भी, और एग्ज़ाम तो निकालना ही निकालना है, और जब फील्ड में काम करेंगी उस हिसाब से भी। तो ज्ञान को जो है अपने सोच को बढ़ाइए, उसके लिए जो है थोड़ा सा समय देना पड़ेगा किताब में, ठीक है, लेक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। इस पर मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, ठीक है। तरल पदार्थों की मात्रा पर नियंत्रण करना चाहिए, ठीक है। जैसे तरल पदार्थ की मात्रा है, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, इस सब की मात्रा पे क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। दूध आधा लीटर, अन्य तरल पदार्थ जो है 1.5 लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए ये किसकी बात हो रही है, प्री जो है किसकी बात हो रही है, प्री एक्लेप्सिया की बात हो रही है, ठीक है, प्री एक्लेप्सिया की बात हो रही है। उस केस में, ये नॉर्मल केस में नहीं, नॉर्मल लक्षण में तो आप खाइए पीजिए, कोई मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्री एक्लेप्सिया की स्थिति आए तब की बात हो रही है। भोजन हल्का दिया जाए, भोजन को क्या किया जाए, हल्का दिया जाए। निम्न सोडियम युक्त भोजन देना चाहिए, ठीक है, नमक की मात्रा कम करनी चाहिए। अच्छा, निम्न सोडियम मतलब कम से कम सोडियम देना चाहिए, उसमें क्या है, सोडियम नमक में भी होता है, तो नमक की मात्रा भी कम करनी चाहिए। गर्भवती को नींद आना क्या है, बिल्कुल आवश्यक है। क्या है, गर्भवती को क्या आना आवश्यक है, नींद आना आवश्यक है। कब्ज न रहे, मल निष्कासन के लिए भी दवा दी जा सकती है। जो उसको कब्ज की शिकायत नहीं होनी चाहिए, मल निष्कासन की भी दवा दी जा सकती है, अगर जो है समस्या हो रही है तो। मानसिक तनाव को भी कम होना चाहिए, शोर तथा अन्य तनाव उत्पन्न करने वाली स्थितियां दूर करनी चाहिए। मानसिक तनाव भी कम करना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है, कोई उसको टेंशन न दिया जाए घर वालों से बात करके, और शोर अन्य तनाव वाली उत्पन्न स्थितियों में से उसको जो है दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रक्तचाप का जो है क्या होना चाहिए, रक्तचाप का, वजन का, मूत्र का परीक्षण होना चाहिए। रक्तचाप बढ़ने अथवा मूत्र में प्रोटीन की अधिक निष्कासन की स्थिति में अस्पताल में भर्ती कर निरंतर डॉक्टर की देखरेख में रखना चाहिए। मतलब कहने का मतलब रक्तचाप की स्थिति बन रही है, वजन की स्थिति बन रही है, और मूत्र में परीक्षण होना चाहिए। अगर मूत्र में प्रोटीन का अधिक निष्कासन हो रहा है, ठीक है, अधिक निष्कासन का मतलब कितना है कि एक दिन में 150 मिलीग्राम, ध्यान रखिएगा 150 मिलीग्राम की बात कर रहा हूँ, उससे अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, वो सामान्य से ऊपर हो जाएगा। उस स्थिति में जो है अस्पताल में भर्ती करा के डॉक्टर की देखरेख में जो है काम करना चाहिए, मतलब उसका इलाज करवाना चाहिए। तरल पदार्थों के सेवन तथा निष्कासन का पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए, कितना तरल पदार्थ ले रही है, कितना सेवन कर रही है, और कितना जो है मूत्र का विसर्जन कर रही है, उसका भी जो है ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्लेप्सिया पे आते हैं। प्री एक्लेप्सिया हो चुका है, ठीक है, तो इस केस में देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार में प्री एक्लेप्सिया के लक्षण तीव्र हो जाते हैं, ठीक है। इसके प्रकार में क्या होते हैं, जो प्री एक्लेप्सिया है उसके लक्षण और तीव्र हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। जो स्त्रियां गर्भावस्था से पूर्व ही हृदय रोग से, मतलब गर्भ धारण करने से पहले वो हृदय रोग से ग्रसित है, गुर्दों की बीमारी से ग्रसित है, यकृत के रोग से ग्रसित है, उच्च रक्तचाप से ग्रसित है, कुपोषण से ग्रसित है, मधुमेह से ग्रसित है आदि से पीड़ित रहती है, उन्हें गर्भावस्था में एक्लेप्सिया होने का अधिक संभावना होता है। देखिए तीव्र का मतलब क्या है कि ये बीमारी जो है प्री एक्लेप्सिया और बढ़ जाएगी अगर महिला पहले से ही हृदय रोग से ग्रसित है, गुर्दों की बीमारी से ग्रसित है, यकृत से ग्रसित है, यकृत के रोग से ग्रसित है, उच्च रक्तचाप है, कुपोषण है या मधुमेह है, तो ये समस्या जो है और भी बढ़ जाएगी। ये समस्या एक्लेप्सिया के केस में आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ चिकित्सक विकृत अपरा
यानी कि प्लेसेंटा के कारण एक्लेसिया होना मानते हैं। ठीक है, विकृत मतलब विकृत जो प्लेसेंटा में अगर गड़बड़ी हो जा रही है, कुछ चिकित्सक ये कहते हैं कि अगर प्लेसेंटा क्या है, गर्भनाल में अगर गड़बड़ी हो जा रही है तो उसको कहते हैं कि इसके कारण जो है एक्लेप्सिया हो गया है। यह एक गंभीर विकार है, इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। ये क्या है, एक गंभीर विकार है, इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन सा, एक्लेप्सिया की? आंखों के सामने धुंधलापन तथा बिजली सी कौंधना। ठीक है, देखिए प्री एक्लेप्सिया एक्लेप्सिया में कोई खास अंतर नहीं है। एक्लेप्सिया क्या है, उसका बढ़ा हुआ रूप है। क्यों? क्योंकि मरीज पहले से ही बीमार है, किसी ना किसी रोग से ग्रसित है। ठीक है, और एक्लेप्सिया केस में क्या था, नॉर्मल था लेकिन उसको जो है वो लक्षण लग गए थे, दूसरा रोग लग गया था। ठीक है, और जब पहले से ही बीमार है तो और बीमारी आपको दबाएगी। ठीक है, ये कहने का मतलब है श्वास मार्ग तथा स्वर यंत्र के अवरुद्ध होने के कारण आवाज़ धीमी निकलता है। ठीक है, श्वास रोग होता है, श्वास मार्ग और स्वर तंत्र के अवरुद्ध होने के मतलब कि रुक पड़ने पे क्या होता है, आवाज़ धीमी निकलने लगती है, बेहोशी आने लगता है, शरीर नीला पड़ने लगता है, पेशियों में ऐंठन होने लगती है। ठीक है, सब चित्र में दिखाए थे। ठीक है, और बेहोशी आने लगता है, शरीर नीला पड़ने लगता है, पेशियों में ऐंठन आने लगती है। तीव्र पीड़ादायक पेशी संकुचन जिससे स्त्री की जीभ तक कट जाती है और वमन होता है। तीव्र पीड़ादायक पेशीय संकुचन, ठीक है, बहुत ही संकुचन, पेशियों में बहुत दर्द होता है। ठीक है, जिससे स्त्री की जीभ तक कट जाती है और वमन यानी कि उल्टी होती रहती है। रक्तचाप इतना अधिक बढ़ जाता है कि मस्तिष्क में रक्त की स्राव की संभावना होती है। देखिए ये कितना खतरनाक स्थिति है कि रक्तचाप इतना अधिक बढ़ जाता है कि मस्तिष्क में रक्त स्राव की संभावना रहती है। अगर मस्तिष्क में रक्त स्राव हो गया तो बचना क्या है, नामुमकिन है। ठीक है, मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। तो मतलब ये इस स्थिति को आप लोग इतना हल्के मत लीजिए, एक्लेप्सिया प्री एक्लेप्सिया को। ठीक है, तो इसलिए जो है हमेशा जो है मरीज को देखिए सब कुछ फ्री में है, बस आपको जाना है वहाँ सुविधा लेना है। ठीक है, और इसकी जानकारी जो है आपको अगल बगल अभी से अगल बगल के लोगों को दे सकते हैं कि देखिए ऐसी संभावना बन रही है तो आप चेकअप करवा लीजिए। ठीक है, तो अगर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होता है तो डॉक्टर अपने अपने हिसाब से सलाह देता है, अपने अपने हिसाब से दवाई देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब आते हैं हम लोग इस पे कि गर्भकालीन, ठीक है, दीर्घावधि विषाक्तता 2 प्रकार पढ़ चुके थे। कौन सा प्रकार था? ठीक है, एक एक्यूट था, मतलब कि तीव्र था, और एक दीर्घावधि था। तो तीव्र के अंतर्गत हम लोग जो है प्री एक्लेप्सिया और एक्लेप्सिया पढ़ रहे थे। प्री एक्लेप्सिया में मूत्र में प्रोटीन पढ़ रहे थे, सूजन पढ़ रहे थे, एक्लेप्सिया में बेहोशी ऐंठन सब पढ़ रहे थे। ठीक है, सारे जो है गुण पढ़ रहे थे, उसमें सभी था। लेकिन क्योंकि प्री एक्लेप्सिया का बढ़ा हुआ रूप एक्लेप्सिया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दीर्घकालिक। क्या पढ़ने जा रहे हैं? दीर्घकालिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, दीर्घकालिक कहिए चाहे दीर्घावधि कहिए, क्या कहिए, दीर्घावधि कहिए, इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके 2 रूप हैं। क्या रूप हैं? यही 2 रूप हैं, सामने लिखा हुआ है। क्या ये 2 रूप हैं? उच्च रक्तचाप और गुर्दे की बीमारी। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए उच्च रक्तचाप, गर्भावस्था में रक्तचाप सामान्य की अपेक्षा कुछ अधिक उच्च रहता है, परंतु गुर्दे, हृदय, मस्तिष्क की धमनियों की बनावट में कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, गर्भावस्था में रक्तचाप सामान्य की अपेक्षा कुछ उच्च रहता है। गुर्दे मतलब कि इसमें क्या है, देखिए ये कहने का मतलब ये है कि ये लंबी समय तक चलने वाली है। ठीक है, उसमें लंबा नहीं था रक्तचाप, उसमें जो है तुरंत जो है जब उसमें बढ़ेगा तो वो खतरनाक हो जाएगा, लेकिन ये लंबा समय तक चलता रहता है। लेकिन गुर्दे पर, हृदय पर और मस्तिष्क की धमनियों पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और उसमें क्या हो रहा था एक्लेप्सिया में कि जब बहुत बढ़ जा रहा था, क्या बढ़ जा रहा था, रक्तचाप जो है बढ़ जा रहा था, तो क्या हो रहा था उसमें जो है ब्लड में, दिमाग में जो है नस फटने की भी संभावना बन रही थी। माइंड में जो है रक्तस्राव की संभावना बन रही थी। ठीक है, चलिए जो स्त्रियां गर्भावस्था के पहले उच्च रक्तचाप से पीड़ित रहती हैं उन्हीं में यह विषाक्तता देखी जाती है। ठीक है, जो स्त्रियां जो है उच्च रक्तचाप से पहले से पीड़ित रहती हैं उनमें यह विषाक्तता देखी जाती है। यदि सावधानी न रखी जाए तो इसे प्री एक्लेप्सिया की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ध्यान रखिएगा, अगर सावधानी नहीं रखी जाए तो प्री एक्लेप्सिया का भी केस बन सकता है इसमें, इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, सामान्यतः इस रोग से ग्रसित होने पर रक्तचाप जो है 150-100 रहता है। उच्च रक्तचाप में शरीर में कंपकपी आती है और पसीना आता है तथा सिर में दर्द भी होता है। देखिए जब रक्तचाप बढ़ेगा तो
सिर में दर्द तो रहेगा ही, ठीक है, और पसीना भी आएगा, 150 से 100 तक जो रहने का चांस इसमें बनता है, ठीक है। लेकिन क्या है इसमें, क्या बताया गया है कि इसमें रहने के बावजूद भी कि इस पर अब इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। गुर्दे पर, हृदय पर और मस्तिष्क की धमनियों की बनावट पर कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। ये लंबी चलने वाली बीमारी है, बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर देख रेख ना की जाए तो प्री एक्लेप्सिया का कंडीशन स्थिति बन सकती है। चलिए अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, गुर्दे की बीमारी। क्या है, गुर्दे की बीमारी यानी कि रेनल डिजीज। गर्भावस्था में होने वाली गुर्दों की बीमारी पायलोनेफ्राइटिस भी कहलाती है। क्या कहलाती है, पायलोनेफ्राइटिस भी कहलाती है। कौन सी, जो गर्भावस्था में गुर्दे की बीमारी होती है उसकी बात हो रही है, ठीक है। इसके दो प्रकार हैं, एक तीव्र है और एक है क्या है, एक्यूट है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो गर्भावस्था में बीमारी होती है वो पायलोनेफ्राइटिस कही जाती है। इतना आप जान लीजिए, गर्भावस्था में भी गुर्दे की बीमारी होती है, आप देख चुके हैं किस लिए होती है कि उस पर जो है उसका प्रोटीन का सेक्रेशन बढ़ जा रहा था, ठीक है, और सही से काम नहीं कर रहा था क्या, गुर्दा, ठीक है। तो इसलिए भी बढ़ सकती है गुर्दे की बीमारी। इसका नाम जो दिया गया है गर्भावस्था में गुर्दे की बीमारी को, वो पायलोनेफ्राइटिस दिया गया है। अब आते हैं मुख्य पॉइंट पे कि गर्भवती स्त्री की देखभाल, ठीक है। गर्भवती स्त्री की देखभाल यानी कि केयर ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। केयर ऑफ प्रेग्नेंट लेडी पे आते हैं। देखिए, गर्भावस्था में स्त्री के लिए अतिरिक्त भार की अवस्था है, ठीक है, आवश्यक अवस्था है। इस अवस्था में स्त्री को अपने शरीर के माध्यम से ही एक नए जीव का निर्माण यानी कि सृजन एवं पोषण करना है, करती हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये गर्भावस्था की स्त्री में अतिरिक्त भार की अवस्था है। इसमें अतिरिक्त भार बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट तक, उससे अधिक बढ़ेगा तो जो है डॉक्टर से आपको सलाह लेनी पड़ेगी। इस अवस्था में स्त्री अपने शरीर के माध्यम से नए जीव का निर्माण करती है, बिल्कुल करती है, पोषण करती है, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। गर्भनाल, यूटेरस, कैसे उसमें बच्चा जन्म लेता है, कैसे जो है फर्टिलाइजेशन होता है, सब कुछ देख चुके हैं। जो बहनें नहीं इस पर लेक्चर को देखेंगी, कृपया करके पिछले वीडियोज़ को जाकर देख लीजिएगा। बिना उनको देखे जो है इस लेक्चर को देखने में वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और वो एक समझ की जो लेवल है, ठीक है, जो आपके दिमाग में ज्ञान की निर्मल धारा बहेगी वो नहीं बह पाएगी। तो कृपया करके जो है पिछले वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, ठीक है। स्त्री को थोड़ी सी भी असावधानी या उसके अपने प्रति लापरवाही उसके शिशु और दोनों के जीवन के साथ क्या हो सकता है, खिलवाड़ सिद्ध हो सकता है, ठीक है। स्त्री की थोड़ी सी भी असावधानी क्या हो सकती है, अपने प्रति लापरवाही शिशु के दोनों के जीवन के साथ खिलवाड़, शिशु और उसके साथ भी खिलवाड़ हो सकता है, ठीक है। देखिए, माँ ऐसे माँ नहीं होती है, सबसे ऊपर नहीं होती है। माँ क्यों ऊपर होती है, आपको इन सब चैप्टरों को पढ़ने के बाद एहसास हो गया होगा कि शरीर में कितने कष्ट होने के बावजूद, कितना चेंज होने के बावजूद, ठीक है, वो हमें पालती है, हाँ, और आपके जीवन को निर्माण में पूरा जो है अपने जीवन को झोंक देती है, यहाँ तक कि जान तक की नौबत आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है माँ को एक सैल्यूट तो बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था शिशु के जीवन की बुनियादी अवस्था फाउंडेशन स्टेज है, यहीं से उसके विकास की रूपरेखा निर्धारित होने लगती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या है, गर्भावस्था शिशु के जीवन क्या है, बुनियादी अवस्था है, बिल्कुल बुनियादी अवस्था है, यहीं से उसके क्या होता है, विकास की रूपरेखा निर्धारित होने लगती है। माता की देखभाल, उसके पोषण, स्वास्थ्य तथा एवं मानसिक स्वास्थ्य, माता की देखभाल, उसका पोषण, कैसा खाना पीना खा रही है, कैसा पोषण ले रही है, गर्भावस्था के अनुसार पोषण ले रही है कि नहीं ले रही है, स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य कैसा है, मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होता है गर्भावस्था में, ठीक है। बालक के विकास को अत्यधिक प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है, हर तरीके से, शारीरिक स्वास्थ्य भी और मानसिक स्वास्थ्य भी। जो भी घर सुन रहे हैं घर वाले, वही अगर कोई घर में अगर गर्भवती महिला है तो उसको जो है आप मानसिक प्रेशर न दें, ठीक है, बिल्कुल मानसिक प्रेशर न दें, और शारीरिक वर्क लोड इतना ही दें जितना डॉक्टर कहता है, ठीक है। देखिए, शारीरिक वर्क भी जरूरी है उसमें, लेकिन कितना जरूरी है वो डॉक्टर की सलाह पे आपको करना है। कभी कभी एकदम कंप्लीट बेड रेस्ट होता है तो उसको भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। श्री जाकिर हुसैन के अनुसार, जाकिर हुसैन के अनुसार क्या है, बच्चे को ईश्वर का अंग मानना चाहिए। बच्चे जो है ईश्वर के अंग है, न तो वह आपकी संपत्ति है और न ही आपका खिलौना है, वह तो आपके
पास ईश्वर और मनुष्यता की एक धरोहर है। बच्चे क्या है इनके अनुसार, जाकिर हुसैन साहब के अनुसार, कि ईश्वर के अंग है, न तो वह आपकी संपत्ति है और न ही आपका खिलौना है, वह तो क्या है आपके पास ईश्वर और मनुष्यता के धरोहर है, मतलब कि धरोहर बन के आए हुए हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है। हम अभी जवान हैं, फिर हम भी बूढ़े होंगे, तो हमारा जो है इस देश को, हमारी विरासत को, हमारे समाज को कौन संभालेगा? जो बच्चा भी है वो बड़ा होगा वही तो संभालेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ना कि सबसे बड़ा संसाधन कौन सा है? सबसे बड़ा संसाधन जो है मानव संसाधन है। अगर अगर जिस देश का मानव संसाधन, जिस देश का विकास, बच्चों का विकास हो रहा है अच्छी तरीके से, और बच्चों का विकास अच्छी तरह कहाँ होगा? स्कूलों में होगा। जिस देश का स्कूल अच्छा चल रहा है, समाज अच्छा चल रहा है, जिस देश के बच्चे अच्छे विकास कर रहे हैं, उस देश की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि उसी देश, वही बच्चे जो है, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई अब्दुल कलाम बनेगा, मतलब कोई साइंटिस्ट बनेगा, हर फील्ड में जाएंगे, कोई अच्छा किसान बनेगा। ठीक है, और इस देश की अलग अलग रूप में विकास करेंगे। क्यों? क्योंकि मरना तो एक दिन सबको है। तो बच्चों को जो है मानव संसाधन को ध्यान देना चाहिए। किस तरह से? शारीरिक और मानसिक रूप से। और शारीरिक मानसिक रूप से कब हो पाएगा? जब हम गर्भावस्था से ही उनकी देख रेख करेंगे, जब माँ की देख रेख करेंगे। जब माँ की देख रेख होगी तो गर्भावस्था, माँ ही तो पालन करती है बच्चे को अपने अंदर। तो जब माँ गर्भावस्था में माँ की जब देख रेख होगी तो बच्चे की भी देख रेख क्या हो जाएगी? बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो माँ को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से सही से सुरक्षित रखना होता है, इस बात को ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलिए, गर्भवती स्त्री की देखभाल के लिए आवश्यक तत्व क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द केयर ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो गर्भावस्था में स्त्री के लिए क्या है? बहुत आवश्यक है। इसको देख लेते हैं। गर्भवती स्त्री के देखभाल के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। डॉक्टरी परीक्षण, बिल्कुल। देखिए, जब से गर्भावस्था में बच्चा है आप मेडिकल केयर में चले जाइए, रहिए, बिल्कुल रहिए। डॉक्टर किसी ना किसी जो है, एक अच्छे डॉक्टर के केयर में आप रहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। गर्भावस्था के प्रारंभ में मातृ कल्याण केंद्र जाकर चिकित्सक से जांच कराना आवश्यक होता है। मातृ कल्याण केंद्र में जाइए और चिकित्सक से जांच कराइए। मासिक धर्म न होने के बाद 1-2 माह में चिकित्सक से प्रथम जांच की अत्यंत आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर मासिक धर्म नहीं आ रहा है तो 1-2 महीने के अंदर तुरंत जो है चिकित्सक से जांच करवा लें। यदि किसी विशेष जांच की आवश्यकता हो तो डॉक्टर की सलाह पर ली जा सकती है। अब डॉक्टर जब देखेगा तो आपके अंदर देखेगा क्या सही चल रहा है, क्या गड़बड़ चल रहा है। तो कॉम्प्लिकेशंस के स्थिति में आपका शरीर की अलग कॉम्प्लिकेशन है, तो उस स्थिति में क्या करेगा डॉक्टर? अपने हिसाब से जो है क्या करेगा, जो है अपने हिसाब से जांच लिखेंगे और उस जांच को करवाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आहार पे आते हैं। किस पे आते हैं? आहार पे आते हैं। कृपया करके बहनों चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का रेट तो बहुत ही घट गया है। ठीक है, आप लोग वीडियो देखती हैं, सब्सक्राइब नहीं करती हैं। कृपया करके इतना तो कह ही सकता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए, बिल्कुल आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो आहार पे आते हैं। गर्भावस्था में स्त्री के उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए तथा गर्भस्थ उचित विकास के लिए पोषण आहार से प्राप्त होता है। ठीक है, गर्भावस्था में स्त्री के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बनाए रखने के लिए तथा गर्भस्थ में उचित विकास के लिए, गर्भस्थ के मतलब कि बच्चे के, जो बच्चा पल रहा है गर्भ में, उसके उचित विकास के लिए पोषण आहार पर्याप्त होता है। ठीक है, पोषण आहार से ही प्राप्त होता है, मतलब कि पोषण आहार से ही मिलता है क्या? स्त्री का उत्तम स्वास्थ्य और गर्भस्थ में हो रहा है बच्चे का उचित विकास। जो है जब हम पोषण आहार सही से देंगे तभी जो है ये दोनों हो पाएंगे। भ्रूण का तीव्र गति से होता है। भ्रूण का विकास तीव्र गति से होता है। इस कारण गर्भवती की पोषण जो है तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। कई बार बता चुके हैं कि जब बच्चा पल रहा होता है तो सिर्फ उस समय अपने माँ को, खुद को नहीं पालना होता है, बच्चे को भी पालना होता है। तो बच्चे को पालने के लिए जो है आपके पोषण आहार बढ़ जाते हैं। ये नहीं कि आपको ज़्यादा खाना खाना है, पोषण आहार की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर विशेष ध्यान देना होता है। डॉक्टर की सलाह पे तो चलना ही चलना है। और आपके शरीर को ब्लड मेंटेन जरूर रखना है, कैल्शियम की मात्रा जरूर मेंटेन रखना है। ठीक है,
इन सब चीज़ों पे आपके वजन को भी ध्यान में रखना है, इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए चलना पड़ता है। ठीक है, तो वही पोषण आहार की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि भ्रूण जो है बहुत तेज़ी से विकास करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य कई कारणों से गर्भवती को पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य अन्य भी कई कारण हैं। जब पिछला चैप्टर पढ़ेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे कि क्या क्या अन्य कारण है जिसके लिए जो है माँ को पोषण आहार देने की आवश्यकता है। एक ही बात को बार बार रिवाइज नहीं करूँगा, पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज के सेशन करते हैं समाप्त। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।